हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने लोकसभा के बारे में जानकारी ली। वो पिछला वीडियो जो था वो पार्ट 1 था। लोकसभा का कुछ पार्ट अभी बचा हुआ है जिसको कि मैं लोकसभा पार्ट 2 में पूरा करूंगा। मैं पिछले वीडियो में लोकसभा की शक्तियां बता रहा था कि लोकसभा की शक्तियां क्या है, जिसमें मैंने कार्यपालिका संबंधी शक्तियों तक आप लोगों को बताया था। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के पश्चात दूसरा आता है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां या व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां। विधायी शक्तियां या इसको व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां भी कह सकते हैं। देखिए, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जो विधेयक होते हैं या तो लोकसभा में पेश किए जाते हैं या तो राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। जो विधेयक होते हैं, विधेयकों के बारे में आपको जानकारी दे दूं। विधेयक, बिल जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, दूसरा निजी विधेयक। साधारण विधेयक, वित्त विधेयक या धन विधेयक। धन विधेयक और तीसरा है निजी विधेयक या प्राइवेट बिल इसको कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेट बिल कहते हैं। इसको मनी बिल कहते हैं, मनी बिल। इसको ऑर्डिनरी विधेयक कहते हैं, ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल तो जो साधारण विधेयक होते हैं वह संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जैसे साधारण विधेयक या तो राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं या फिर लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यदि कोई विधेयक, जैसे कि कोई साधारण विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात वह विधेयक कहां आता है? राज्यसभा में आता है। वह विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है पारित होने के लिए। राज्यसभा उस साधारण विधेयकों में के संदर्भ में फिर वही प्रक्रिया अपनाती है, बहस करती है, चर्चा करती है, दूसरे प्रवर समिति में भेजती है, प्रतिवेदन अवस्था में भेजती है। फिर राज्यसभा इस विधेयक को, साधारण विधेयक को पारित कर देती है। यानी कि अधिक विधेयकों के संबंध में 6 माह का विलंब कर सकती है। साधारण विधेयक के संदर्भ में वो 6 महीने का विलंब कर सकती है। यदि वह राज्यसभा साधारण विधेयक को पारित कर देती है, लोकसभा को भेज देती है, लोकसभा उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजती है और राष्ट्रपति का सिग्नेचर मिलते ही वह जो साधारण विधेयक है कानून बन जाता है। यदि राज्यसभा उस साधारण विधेयक को न भेजे तो अधिक से अधिक कितने दिन तक विलंब कर सकती है? 6 महीने तक विलंब कर सकती है। 6 महीने के पश्चात भी नहीं भेजती तो वो साधारण विधेयक उसको पारित मान लिया जाता है। वहीं जो धन विधेयक के संदर्भ में वह 14 दिन रोक सकती है। धन विधेयक को 14 दिन रोक सकती है। यानी कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक केवल किस में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जो वित्त विधेयक होता है, जैसे कुछ बात वित्त विधेयक की आती है तो वित्त विधेयक जो होता है वह सदन के, यदि वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है तो वह किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो निजी विधेयक है यह किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। निजी विधेयक, प्राइवेट बिल किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जितने भी विधायी कार्य होते हैं सारे विधायी कार्य लोकसभा के द्वारा किए जाते हैं। यदि साधारण विधेयक को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसे में अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है।
स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है। और चूंकि जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा होती है, 543 लोकसभा की सदस्य संख्या है, राज्यसभा की 245 सदस्य संख्या है, तो जाहिर है कि लोकसभा बहुमत किसका होगा? लोकसभा का होगा। अतः लोकसभा का बहुमत हो जाता है और विधेयक पारित मान लिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी कानून बनाने में लोकसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्यसभा की भूमिका क्या होती है? गौड़ होती है। साधारण विधेयक के संदर्भ में भी लोकसभा को अत्यधिक शक्तियां प्राप्त हैं। धन विधेयक या वित्त विधेयक के संदर्भ में भी लोकसभा को अत्यधिक शक्तियां प्राप्त हैं। वित्त विधेयक जो कि धन विधेयक है, वित्त विधेयक जो धन विधेयक है, केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा से पारित होने के पश्चात वह राज्यसभा में जाते हैं। राज्यसभा उस वित्त विधेयक के ऊपर कोई संशोधन नहीं कर सकती है, जबकि साधारण विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा संशोधन कर सकती है। संशोधन करके लोकसभा को भेज सकती है। यह लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है कि वह संशोधन को स्वीकार करे या न करे। स्वीकार कर भी सकती है और स्वीकार न भी कर सकती है। तो लेकिन मनी बिल के संदर्भ में, धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को कोई शक्तियां नहीं प्राप्त है। वह केवल 14 दिन रोक सकती है। 14 दिन के बाद भी नहीं पारित करती है तो उस विधेयक को पारित मान लिया जाता है। तो इस तरह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर विधायी कार्य करती है, व्यवस्थापन संबंधी, नीति निर्माण संबंधी कार्य करती है, यह नीतियां बनाती है। तीसरा है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, ये जो वित्तीय शक्तियां हैं या वित्त विधेयक से संबंधित है या धन विधेयक से संबंधित है। जैसा कि हमने बताया कि वित्त विधेयक केवल वित्त विधेयक यदि धन विधेयक है तो लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, नहीं तो अगर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यसभा में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जैसे कभी कभी कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि जो वित्त विधेयक है कहाँ प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में या लोकसभा में या तो किसी भी सदन में। तो वित्त विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं यदि वह धन विधेयक नहीं है। तो वित्त विधेयक में के संदर्भ में 14 दिन तक यह रोक सकती है, विलंब कर सकती है, उसके पश्चात वह फिर पारित मान लिया जाता है। तो वित्त विधेयक कहां प्रस्तुत किए जाते हैं? वित्त विधेयक जो कि धन विधेयक है, यानी कि जो धन विधेयक है जिसकी परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है, धन विधेयक है, यह लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। बजट जितने हैं, बजट भी लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। लोकसभा बजट यानी कि जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण, आय व्यय विवरण कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, बजट भी लोकसभा में। जितने भी अनुदान संबंधी मांगे हैं, अनुदान संबंधी मांगे हैं, वह भी लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। तो वित्तीय शक्तियां जो है, वित्तीय शक्तियों के ऊपर लोकसभा का पर्याप्त नियंत्रण है। जितने भी वित्तीय कार्य होते हैं सब लोकसभा के अंतर्गत होते हैं। चौथा कार्य, लोकसभा का चौथा कार्य क्या है? लोकसभा जो होती है या राज्यसभा दोनों मिलकर संविधान का संशोधन करती है। संवैधानिक संशोधन करने का कार्य संसद के ऊपर है। संसद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह संविधान के किसी पार्ट में या किसी अनुच्छेद में संशोधन कर सके। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। जो भी संवैधानिक संशोधन होते हैं वह अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं। तो अनुच्छेद 368 में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया दी गई है और इसके तहत संवैधानिक संशोधन किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, चाहे आप इसमें प्रस्तुत कीजिए चाहे इसमें प्रस्तुत कीजिए। इसमें यदि संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। जैसा कि अनुच्छेद 108 के तहत साधारण विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है, परंतु संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा का कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, बल्कि यह संवैधानिक संशोधन रद्द हो जाता है। संवैधानिक संशोधन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों का 2/3 बहुमत मिलना चाहिए। यदि लोकसभा में 2/3 बहुमत है और राज्यसभा में नहीं है तो वह संवैधानिक संशोधन
निरस्त हो जाता है, रद्द हो जाता है। तो दोनों सदनों में संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में 2/3 बहुमत होना आवश्यक होता है। 2/3 बहुमत होने के पश्चात, जब 2/3 बहुमत से संवैधानिक संशोधन पारित हो जाता है, जब संवैधानिक संशोधन पास हो जाता है तो आधे से अधिक राज्यों की अनुमति लेनी होती है, आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेनी होती है। जब आधे से अधिक राज्यों की सहमति मिल जाती है तो वह संवैधानिक संशोधन क्या होता है, पूर्ण हो जाता है, वह संवैधानिक संशोधन पूरा हो जाता है। तो इस तरह से संविधान के किसी पार्ट में या किसी अनुच्छेद में संशोधन करने का उत्तरदायित्व भी लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट, निर्वाचन संबंधी शक्तियां। निर्वाचन संबंधी शक्तियां, निर्वाचन संबंधी शक्तियां। लोकसभा, जैसा कि अनुच्छेद 54 में लोकसभा और राज्यसभा को एक निर्वाचक मंडल के रूप में कहा गया है, निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करती है। यह राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है और लोकसभा अपने स्पीकर का निर्वाचन करती है और डिप्टी स्पीकर के उपाध्यक्ष का, डिप्टी उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। तो लोकसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है और स्पीकर के निर्वाचन, लोकसभा अपने सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को स्पीकर के लिए निर्वाचित करती है और डिप्टी स्पीकर के लिए भी निर्वाचित करती है। तो ये लोकसभा का निर्वाचन संबंधी शक्तियां हैं। जो नेक्स्ट है, जनता के शिकायतों का निवारण करना, शिकायतों का निवारण करना, जनता के शिकायतों का निवारण करना। चूंकि लोकसभा जो है वह जनप्रतिनिधि संस्था है, यह लोकप्रिय सदन इसको कहते हैं, या इसको प्रथम सदन कहते हैं, या इसको निम्न सदन कहते हैं। तो लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं और वही इसके सदस्य होते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि लोकसभा के सदस्य होते हैं। क्योंकि ये जो प्रतिनिधि होते हैं अपने निर्वाचन क्षेत्रों से परिचित होते हैं, जन समस्याओं से परिचित होते हैं। वह लोकसभा में जब सदन का सत्र आहूत किया जाता है, बैठकें होती हैं, तो अपने क्षेत्र से संबंधित विकास को उठाते हैं, विभिन्न समस्याओं को उठाते हैं, विभिन्न मुद्दों को उठाते हैं और सरकार उन मुद्दों को दूर करती है, उन समस्याओं को दूर करती है। यह अपनी जनता के लिए, अपने निर्वाचन क्षेत्र के जनता के लिए यह कार्य करते रहते हैं, उनके सुख सुविधाओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हैं। तो इस तरह से लोकसभा के सदस्य जनता की शिकायतों का निवारण कर। अन्य कार्य, 7वां, अन्य कार्य। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य अन्य कार्य करते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के ऊपर या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर महाभियोग लगा सकती है, महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है। यह राष्ट्रपति के ऊपर या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर असमर्थता और कदाचार को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों के, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के ऊपर यह महाभियोग की प्रक्रिया लगा सकती है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर भी महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। यानी कि जो कि संविधान का उल्लंघन करते हों या संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हों, पद का दुरुपयोग कर रहे हों, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। और यह महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा लगाई जा सकती है। यदि महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा में प्रस्तावित की जाती है तो उसके आरोपों की जांच लोकसभा करती है। यदि लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है तो उसके आरोपों की जांच कहां की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? राज्यसभा के द्वारा की जाती है। तो यह महाभियोग की प्रक्रिया लगाती है। इसके अलावा यह उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भी संचालित करती है। उपराष्ट्रपति को यदि हटाना है तो इसके खिलाफ, उपराष्ट्रपति के खिलाफ संकल्प सबसे पहले राज्यसभा में पारित किए जाते हैं, राज्यसभा
सभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर लोकसभा के द्वारा भी 2/3 बहुमत से इसको हटाया जा सकता है। इसके अलावा संकट काल के समय, संकट काल की जो घोषणा है वह राष्ट्रपति लोकसभा की सहमति से करता है, लोकसभा के सहमति से ही करता है। विभिन्न प्रतिवेदनों पर जो महालेखा परीक्षक, नियंत्रक इत्यादि जो रिपोर्ट देते हैं राष्ट्रपति को, तो रिपोर्ट पर विचार भी संसद के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो लोकसभा के विभिन्न कार्य संपादित किए जाते हैं, लोकसभा के विभिन्न कार्य संपादित किए जाते हैं। इसके अलावा यदि राष्ट्रपति सर्व क्षमा की घोषणा करता है, यानी कि आम माफी की घोषणा करता है, तो उस पर विचार भी संसद के द्वारा किया जाता है। ये रही लोकसभा की शक्तियां और कार्य। लोकसभा के पदाधिकारी, देखिए लोकसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, पदाधिकारी 2 होते हैं। एक अध्यक्ष होता है जिसको हम स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर। दूसरा डिप्टी स्पीकर बोलते हैं, डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष। इस स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसका निर्वाचन जो किया जाता है लोकसभा अपने ही सदस्यों में से करती है। जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उन्हीं सदस्यों की नाम की संस्तुति की जाती है और उन्हीं का निर्वाचन, उन्हीं को चुन लिया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। जैसे कि इस समय लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ओम बिड़ला हैं, ओम बिड़ला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, उपाध्यक्ष के पद पर कोई नहीं है। तो इनका निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है और सरकार के द्वारा यानी कि प्रधान, यह जो पद होता है यह मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री नामों की सिफारिश करती है, उसी नामों पर लोकसभा मुहर लगा देता है। इस अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं? अध्यक्ष के जो कार्य होते हैं वह सभा का संचालन करना होता है, सदन में शांति बनाए रखना होता है, लोगों को बोलने का अधिकार यह देता है, कब किसको बोलना है वह बोलने की अनुमति देता है। इसके साथ ही साथ यह निर्णायक मत देता है। यदि किसी विधेयक के ऊपर मत बराबर हो जाते हैं, किसी विधेयक के ऊपर मत बराबर हो जाते हैं, उस स्थिति में यह अध्यक्ष का कार्य होता है। यह अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है कि बिल को पारित किया जाए या न पारित किया जाए। यह अध्यक्ष निर्णायक मत देकर बिल को रोक सकता है या बिल को पारित कर सकता है। और जो शांति भंग करता है, यह अध्यक्ष विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। जो शांति भंग करता है उसके विरुद्ध यह कार्रवाई भी करता है। तो इस तरह से सभा का संचालन इस अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो, दोनों नहीं हो, तो अध्यक्ष संसदीय लोकसभा के सदस्यों में से जो 10 वरिष्ठ सदस्य होते हैं नामों की एक सूची तैयार करता है, नामों की एक सूची तैयार करता है और उसी में से जो वरिष्ठ सदस्य होता है उसको राष्ट्रपति अध्यक्ष के लिए नामित कर सकते हैं। तो ये लोकसभा के कार्य और शक्तियां रहा। मेरा अगला वीडियो होगा राज्यसभा के बारे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।